हाय ऑल। तो आज की जो न्यूज़ है वो यही है कि रिगार्डिंग द शांति बिल कि वो किसके अकॉर्डिंग किस कॉन्टेक्स्ट में डील कर रहा है उसको डिस्कस करेंगे। एंड 100% एफडीआई को प्रपोज किया गया है। 75% की जो कैप है उसे रिमूव करने की बात की जा रही है। मनरेगा अब डिमांड नहीं सप्लाई ड्रिवन होगा। क्या क्या मेजर चेंजेस है जिस वजह से इसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है और यूजीसीज की पावर्स जो है उसे कट करने की यहाँ पे बात की जा रही है। सो वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो 16 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम द हिंदू एंड रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपकी न्यूज कह रही है शांति बिल टू अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू मेक रन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो अभी के अकॉर्डिंगली जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उस पर गवर्नमेंट की मोनोपोली है ना। तो अभी हमारे पास जो एक्ट 1962 के एटॉमिक एनर्जी एक्ट है एंड द सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट ऑफ 2010 है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इवन की जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो ही न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकती हैं। एंड इसके ऊपर अगर मोनोपोली को हटाना है एंड प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट करना है तो कुछ चेंजेस करने की बात भी की गई थी, राइट। तो पहले सिर्फ और सिर्फ चेंजेस प्रपोज करने की बात की गई थी, अब तो टोटली इसे चेंज करके यानी कि रिपील करके एक नया एक्ट यानी कि रिप्लेसमेंट लेकर आने की बात की जा रही है जिसका नाम है शांति बिल। तो इसके अकॉर्डिंगली जो नए इक्विपमेंट्स हैं, नए प्लांट्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो बनाए जाने की बात की जा रही है फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर ओनली। तो एफडीआई को ये इंस्टॉल करने के लिए। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में आप इस चीज को ध्यान में रखो कि अभी रशिया के साथ रिसेंटली हमारे स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लेकर डिस्कशन हुई है ना। तो दे आर इंटरेस्टेड इन डूइंग सो इन कोलैबोरेशन विद इंडिया। तो द मेजर आइडिया इज कि 100 आप कह सकते हो कि गीगावाट्स 8.8 गीगावाट्स जो है अब करंट जो है सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली 100 गीगावाट्स तक पहुंचने की बात की जा रही है बाय 2047 विच इज अ प्लान ऑफ द विकसित भारत इटसेल्फ, है ना। तो ये सारी चीज के लिए जो बिल है ये होप देता है कि छोटी मोटी जो लाइबिलिटी है जिसको एस्टैब्लिश किया जाना है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस लेकर आए जा सकते हैं ताकि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म हो और एफडीआईज अट्रैक्ट हो सके, राइट। तो इसी वजह से ये इनएडिक्वेट फॉरेन एंड डोमेस्टिक सप्लायर्स एंड वेंडर्स के बीच में जो अब इश्यूज क्रिएट होते हैं वो उनको भी यहाँ पर फुलफिल करेगा, उसका भी ध्यान में रखेगा, ठीक है। तो आई होप न्यूज आपको क्लियर होगी। तो क्वेश्चन क्या है, consider the following. Hydrogen prepared from the nuclear energy is called yellow hydrogen. Second, nuclear energy is a clean energy fuel. Which of the statements above are correct? So the correct answer is option number B, second statement only. तो जब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन जब प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर एनर्जी से उसे हम पिंक या इवन पर्पल हाइड्रोजन भी बोलते हैं। येलो हाइड्रोजन होती है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोलिसिस के बेसिस पे जब हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, तो उसी वजह से आप मान सकते हो कि इसको हम येलो हाइड्रोजन बोल रहे हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी को हम एक क्लीन एनर्जी की तरह यहाँ पर ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कार्बन की एमिशंस है नेक्स्ट टू जीरो होती हैं एंड यूरेनियम, ठीक है, ऑल्दो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है ये यूरेनियम जो है अब वो एक टाइम पे अगर आपको पता होगा कि न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन यहाँ पर होता है कि एक बार ये चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है तो काफी लॉन्ग टर्म आपका जो फ्यूल है वो चलता रहता है। तो रिलेटिवली बाकियों के हिसाब से ये बहुत बेटर टेक्निक हो सकती है व्हेन इट कम्स टू प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम न्यूज को देखते हैं। पीएम मोदी अराइव्स इन जॉर्डन सेज विजिट विल बूस्ट बायलैटरल लिंकेजेस, ठीक है। तो बायलैटरल लिंकेजेस में क्या है कि इंडिया और जॉर्डन के 75 ईयर्स है, 75th एनिवर्सरी है कि आपस में दोनों कंट्रीज एक दूसरे के टच में है, ठीक है। तो 4 दिन का ये दौरा है। 4 दिन के दौरे के अंदर वो उसके बाद ओमान भी जाएंगे, इथियोपिया भी जाएंगे। सो उसके बाद 37 ईयर्स के बाद आप देखोगे कि कोई भी प्रधानमंत्री यहाँ पर जॉर्डन गया है, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जॉर्डन के लिए इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है, तो 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है जॉर्डन का इंडिया, ठीक है। तो एक स्पेशल जेस्चर उनकी तरफ से भी हुआ। उसके अलावा वो अब एक स्पेशल जगह दैट इज अ हिस्टोरिक प्लेस दैट इज पेट्रा, ठीक है, पेट्रा भी विजिट कर सकते हैं। बट वेदर की अब कंडीशंस क्या है उसके बेसिस के ऊपर वो फाइनली डिसाइड होगा कि जाएंगे या वो नहीं जाएंगे। रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, सिंपल सी बात है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है, कंट्रीज यहां पर ऐड कर लीजिए, डज नॉट बॉर्डर जॉर्डन, सीरिया, इराक, इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इजिप्ट जॉर्डन को यहाँ पर बॉर्डर नहीं करता है, ठीक है। सऊदी अरेबिया, इराक, वेस्ट बैंक दिख रहा है आपको एंड देन इजराइल दिख रहा है। ऑल्दो अगर आप जॉर्डन की बात करो विद रिस्पेक्ट टू मैरीटाइम बाउंड्रीज दैट माइट बी पॉसिबल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लैंड बॉर्डर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देन लॉ मेकर्स सेट टू डिबेट 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस प्रपोजल। तो अब इंश्योरेंस के केस में क्या हुआ कि 100% एफडीआई लगाने की बात चल रही है। एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बाहर की यानी कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके पैसे इन्वेस्ट करें, वहां के आसपास के लोगों को आप कह सकते हो कि जॉब की क्रिएशन हो सके। जॉब की क्रिएशन तो हो ही रही है, प्लस जो प्रॉफिट होगा वो एफडीआई यानी कि जो होम कंपनी है जहां से पैसा इन्वेस्ट होकर आया उनके लिए भी यहाँ पे एक तरह से रेम्यूनरेशन या जो प्रॉफिट है वो कमा सके, ठीक है। तो अभी क्या है, लाइफ इंश्योरेंस एक्ट के अंडर ना या डिफरेंट 2-3 तरह के एक्ट है वैसे तो, ठीक है। तो बिल टू अमेंड द इंश्योरेंस एक्ट 1938 का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1958 का, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट 1999, इन तीनों में चेंजेस लेकर आने की बात की जा रही है। एंड एक नया बिल
ठीक है, जो कि अमेंड करेगा इन सबको, ठीक है। अब उसकी वजह से सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस बिल 2025, ठीक है, तो ये एफडीआई लिमिट जो 74-75% के आसपास अभी थी उसको हटाकर 100% यहाँ पर कर देना चाहता है कि इंश्योरेंस जो है अब वो 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो सके, ठीक है। तो अभी इसको बिल को टेबल भी किया जाना है, ऑल्दो रेजिस्टेंस पहले से आने शुरू हो गई है, बट एंड में क्या रिजल्ट होगा उसके बेसिस पर भी डिस्कशन जैसे भी होगी मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, हॉरिजॉन्टल एफडीआई फॉरेन ब्रांच दैट परफॉर्म्स द सेम ऑपरेशन एज द पेरेंट कंपनी, कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई that is investment made in a foreign country in which intent of exporting the output to a third country, platform FDI company invests in a completely different industry. How many pairs are correctly matched? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन, ठीक है। टाइप्स ऑफ एफडीआई की बात करें, हॉरिजॉन्टल एफडीआई क्या होती है कि सेम जो चीज आपकी पेरेंट कंपनी कर रही है वही चीज आप दूसरी कंट्री के अंदर या इवन की होम कंट्री के अंदर भी कर रहे हो। वर्टिकल एफडीआई क्या होती है कि पेरेंट कंपनी जो भी चीज आपको कमांड करेगी आप उसी चीज को फॉलो करते हुए डिफरेंट कंपनी ये खोल सकते हो या डिफरेंट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, किसी दूसरी कंट्री में जाकर भी हो सकता है, ठीक है। कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई होती है कि कोई एक कंपनी जो अभी एक सेक्टर में, सपोज एनर्जी सेक्टर में है, वो एनर्जी सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में घुसना चाहती है ना, तो डिफरेंट काइंड है, बिल्कुल ही जो चेंज हो गया है वो इंडस्ट्री ही कंप्लीटली डिफरेंट हो गई है। प्लेटफॉर्म एफडीआई की बात करते हैं, ठीक है, कि फॉरेन कंट्री के अंदर जब इन्वेस्टमेंट होती है इंटेंट क्या है, आउटपुट को एक्सपोर्ट करना है तीसरे कंट्री को, ठीक है, लो कॉस्ट लोकेशन की वजह से। अब चाइना और इंडिया जो है वही एफडीआई को यहाँ पर यानी कि प्लेटफॉर्म एफडीआई को ज्यादातर यहाँ पर केटर करते हैं, क्योंकि अब चीप लेबर है एंड आप किसको फॉलो कर रहे हो कि जब अमेरिकन कंपनी इंडिया के अंदर सपोज इन्वेस्ट कर रही है ना, चीप लेबर की वजह से, अब वो सामान जो है हो सकता है ऑस्ट्रेलिया भी जाना है ना, यही सेम चीज जो है वो प्लेटफॉर्म एफडीआई की तरह काम करती है। देन इंडिया मेक्सिको इन टॉक्स टू मिटिगेट टैरिफ हाइक इंपैक्ट, सेज अग्रवाल। तो रिसेंटली न्यूज क्या है अभी कि अब जो मेक्सिको है उन्होंने अब 30% के अराउंड टैरिफ जो है वो लगा दिया है इंडिया के ऊपर, ठीक है, 30 भी क्या है 50% के आसपास ये लगा दिया। तो अब ये अब पहली बार तो नहीं लगाया गया है, 5 से 50% के बीच की रेंज जो है वो पहले से चल रही है, उसे एक्सटेंड किया गया है ना, 2026 के अंदर उसको 2 साल के लिए फर्दर और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब इंडिया चाहती है कि अब रिसेंट डिस्कशन के अकॉर्डिंगली यही था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो खराब ना हो, ठीक है, उनके साथ जो प्रति हमारे जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर हैम्पर ना हो। तो अब क्या है, डिस्कशंस चलती जा रही हैं। तो मेक्सिको के जब टच में आए इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने यही बोला कि अभी तक हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए तो बात डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि दैट इज अ लॉन्ग वे, ठीक है, बहुत लंबा यहाँ पर स्टोरीज चलती है, स्टोरीज भी क्या बहुत राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज या कॉन्फ्रेंसेज चलती है ना, तो डिफरेंट मीटिंग्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा या नहीं होगा, है ना। तो उन्होंने बोला कि रीसेंट या सबसे लेटेस्ट वी कैन डू इज कि हम एक तरह से अपनी ऐसे एग्रीमेंट को साइन कर लें दैट इज नोन एज अ प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट, ठीक है, कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं है, ठीक है, कि कम भी नहीं, कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट आप हमें थोड़ा सा देना शुरू कर दिए जिस वजह से जो टैरिफ्स है वो कम हो सके, ठीक है, कि दोनों की इंडस्ट्री की जो है वो हैम्पर ना हो सके, कि वी एक्सेप्ट योर डिसीजन कि आप इसे एक्सटेंड कर रहे हो 2026 के बाद से वापस से, बट दोनों साइड पे ट्रेड हैम्पर ना हो, तो प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट साइन करना इज अ बेटर ऑप्शन। बट अभी देयर इज अ लॉन्ग वे अगेन कि 2026 में जब ये वापस लागू होंगे, है ना, मतलब कि एक्सटेंड किए जाएंगे विद मोर टैरिफ्स, तो अब उसके बाद क्या डिसीजन होगा या उससे पहले प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट हो जाता है या नहीं वो डिस्कस होगा। तो WTO की प्रोविजंस के हिसाब से उन्होंने बोला कि हाँ अगर मेक्सिको ने ऐसा कुछ किया भी है तो दैट इज जस्ट फाइन, दैट इज जस्ट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, नई चीज में भी आपके लिए हो सकती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल ऑफ WTO। सेकंड, नेशनल ट्रीटमेंट ओनली अप्लाइज वंस अ प्रोडक्ट, सर्विस or item of intellectual property has entered the market. Which of the statements above is or are correct? So the correct answer is option number C. दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली में इसका नाम यहाँ पर मोस्ट फेवर्ड नेशन रखते हैं, बट वो जो स्टेटमेंट है, ये मोस्ट फेवर्ड नेशन जो वर्ड है वो अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। तो ऑपोजिट करना है कि किसी को भी हमें फेवरेबल यहाँ पर जो है आप कह सकते हो फेवर्ड नेशन की तरह ट्रीट नहीं करना है ना। बट एक्सेप्शन इसमें यही है कि जब आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हो ना, दैट मीन्स कि आप किसी को फेवर नहीं कर रहे हो, जस्ट गिविंग समवन एन अपॉर्चुनिटी कि वो आपकी मार्केट के अंदर इक्वली रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है यहाँ पर आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह एक तरह से एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है। एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसा तो नहीं होता कि किसी एक कंट्री के साथ हो रहा है, डिफरेंट कंट्रीज के साथ भी आप कर सकते हो, तो वहां पर आप इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी बाकी नेशंस को दे रहे हो, है ना। तो ये सारी चीजें जो है एक तरह से मोस्ट फेवर्ड नेशन के एक्सेप्शन की तरह ये काम करती है। सेकंड
स्टेटमेंट आपकी कह रही थी नेशनल ट्रीटमेंट की बात करी थी। तो नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि आपके डोमेस्टिक गुड्स जो हैं, जो फॉरेन गुड्स है, आप इक्वली उनको ट्रीट करोगे, ठीक है। एंड डिफरेंट कंट्री से जो भी चीजें आप इंपोर्ट कर रहे हो उन सभी को इक्विटेबल यहाँ पर एक्सेस मिलना चाहिए, ठीक है, प्लस इक्वली उनको ट्रीट किया जाना चाहिए। तो वो तभी हो पाएगा ना जब आपकी खुद की वो होम डोमेस्टिक मार्केट के अंदर एंटर हुआ है। जब एंटर ही नहीं हुआ तो आप उसको यहाँ पर मोस्ट फेवर्ड नेशन या इवन नेशनल ट्रीटमेंट भी कैसे दे सकते हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देन WPI इन्फ्लेशन इज नेगेटिव फॉर द सेकंड मंथ इन नवंबर। सेकंड मंथ WPI इन्फ्लेशन, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात की जा रही है, सप्लाई ड्रिवन होती है, सप्लाई मार्केट में यहाँ पर हो नहीं रही है, लोग पैसा खर्च कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिवली यहाँ पर आप देखो कि सेकंड कॉन्जिक्यूटिव मंथ में 0.32% के आसपास यहाँ पर रही। तो अब थोड़ा सा अपटिक देखने को मिला है फूड आर्टिकल्स के अंदर, पल्सेस, वेजिटेबल्स के प्राइसेस के अंदर मंथ ऑन मंथ बेसिस की वजह से, ठीक है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है अब इन्फ्लेशन पे अक्टूबर की जब हम बात करें तो -1.21% था एंड 2.16% लास्ट ईयर था। तो उसके अकॉर्डिंगली अब आप देख लो कि -0.32 है ना। तो थर्मल पावर प्लांट एडजस्टमेंट प्रोजेक्टेड टू ग्रो टू 307 गीगावाट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है उसकी भी ग्रोथ की बात की जा रही है। ऑल्दो थर्मल पावर प्लांट्स जो है सरकार उसको यहाँ पर इतना ज्यादा बढ़ावा नहीं दे रही है, बट उसकी भी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है ताकि जो अब एनर्जी की डिमांड है फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया वो फुलफिल हो सके। तो बाय 2035 307 गीगावाट्स तक वहां पर पहुंचने का जो है प्लान सरकार का है, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा क्या है कि विकसित भारत बाय 2047। फाइनेंस मिनिस्टर सीक्स हाउस अप्रूवल ऑन सप्लीमेंट्री डिमांड्स कि इंक्रीज डिमांड फॉर यूरिया, ठीक है। अब वो मॉनसून की वजह से, मॉनसून इस बार अच्छे थे, ठीक है, तो गुड मॉनसून की वजह से फार्मर्स की जो डिमांड है यूरिया की वो भी बढ़ गई, ठीक है। तो अब इसी वजह से सप्लीमेंट्री डिमांड्स यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर ने रखी हैं, सीकिंग द अप्रूवल फॉर इंकरिंग एडिशनल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर। तो अब फर्टिलाइजर्स के ऊपर सरकार सब्सिडी देती है, उसकी वजह से खर्चा ज्यादा होगा, क्योंकि डिमांड अगर ज्यादा होगी सब्सिडी कह रही हूँ फर्टिलाइजर्स की, तो सब्सिडी भी ऑटोमेटिकली 45% अगर हो रही है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स में जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है उसकी वजह से सप्लीमेंट्री डिमांड्स की रिगार्ड या इवन की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई है। देन नेक्स्ट आपके है कि रिटेल क्रेडिट ग्रोथ डिक्लाइंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिस्पाइट फेस्टिवल डिमांड इन Q2। तो कहने का मतलब यही है, छोटी छोटी सी बात यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो करंट रिटेल क्रेडिट ग्रोथ है ना, क्रेडिट ग्रोथ क्या है, रिटेल क्रेडिट ग्रोथ कि रिटेल आपके मेरे जैसे नॉर्मल रो, ठीक है, जो क्रेडिट की यहाँ पर डिमांड करते हैं तो उनकी जो ग्रोथ है वो कम हो चुकी है, मतलब कि क्रेडिट की वो डिमांड नहीं कर रहे हैं रिटेल लेवल के ऊपर भी, है ना। तो जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर है इसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि जीएसटी का इवन के रेट कट GST 2.0 भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था एंड फेस्टिवल सीजन की डिमांड की वजह से भी जो कंजम्पशन है क्रेडिट के या क्रेडिट की जो डिमांड है मार्केट के अंदर वो गिरती ही जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है इसके पीछे का कि जो सितंबर क्वार्टर लास्ट ईयर के हिसाब से लोअर देन 99% एंड 100 पॉइंट्स के बेसिस पे एंड 103 इन सितंबर 2023 क्वार्टर। तो एकदम ड्रास्टिक यहाँ पर चेंज देखने को मिला है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिस्कस किया तो 98 से थोड़ा सा बढ़ गया है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली है। ओवरऑल क्रेडिट कंडीशंस जो है वो सिक्वेंशियल बेसिस पे अप एंड डाउन चलते जा रहे हैं, वैसे अभी तक जल्द नीचे ही गिरता जा रहा है। GST रेट रैशनलाइजेशन सितंबर में हुआ, सपोर्ट यहाँ पर हमें सीजन मॉनसून का भी इस बार मिला, उसके अलावा भी अगर आप देखो फेस्टिवल सीजन का भी सपोर्ट मिला। उसके बाद भी यहाँ पर जो लोग हैं, जो कंज्यूमर्स है, वो पैसा नहीं खर्चते हैं। तो अब कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट इंक्रीज के साथ यहाँ पर देखने को मिले। ऑल्दो यहाँ पर अब जो डिक्रीज देखने को मिला उसके अंदर सर्टन जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सर्टन हमारे पास जो आइटम्स हैं उसके अंदर यहाँ पर हमें इंक्रीज देखने को मिला है विद फेस्टिव पीरियड डिमांड नियरली 1.5% टाइम्स हायर दैन द जनवरी जून बेस्ड पीरियड, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर राइज देखने को मिल रहा है। टू व्हीलर एंड ऑटो लोन्स जो है उनमें थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सरकार क्या चाह रही है कि हम क्या करें ताकि लोगों अट्रैक्ट हो सके के लोन ले पाए, है ना, कि प्रमोट करें रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग प्रैक्टिसेस को, ठीक है। एंगेज करें कंज्यूमर्स एट द मल्टीपल टच पॉइंट्स ताकि इंश्योर किया जा सके कि वो डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर क्रेडिट को ले रहे हैं एंड इवन के जो क्रेडिट गिवर है वो भी थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करके रख सके। तो चेक्स एंड डिमांड्स की यहाँ पे बात की जा रही है। तो डिमांड इंप्रूव्ड to 95% in quarter ended 2025 compared to 93 in the same period last year, ठीक है। तो 93 लास्ट ईयर था, 95 इस बार हो चुका है। डिमांड इंप्रूव, थोड़ी सी इंप्रूव हुई है बट क्रेडिट जो है यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। तो डिस्पाइट द क्वार्टर ऑन इंप्रूवमेंट, तो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है क्रेडिट एक्टिव कंज्यूमर्स की वो कम हुई है 9% इन सितंबर 2025 क्वार्टर्स। लेंडर्स जो है दे अडॉप्टेड कैलिब्रेटेड अप्रोच टू क्रेडिट एक्सपेंशन। कैलिब्रेटेड अप्रोच होती है कि बिल्कुल सोच समझ के वो कैलिब्रेटेड अप्रोच के साथ वो लोन ले रहे हैं या तो नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज आपको यहाँ पर बताई गई है।
देन यूक्रेन रेजिस्ट यूएस पुश टू सी डॉनबास सेज ऑफिशियल। तो अब यहाँ पर ना इस न्यूज़ के अंदर एक मेजर चीज़ आई है यूक्रेन की तरफ से कि कल वो बोल रहे थे कि हम तो तैयार हैं कि अगर हमें कोई भी एरिया इवन कि रशिया को अगर देना पड़े हम उसके लिए भी तैयार हैं, ठीक है, कि हम नेटो को भी ज्वाइन नहीं करेंगे। बट अब जो नेटो वाली न्यूज़ थी दैट सीम्स टू बी अनट्रू, ये चीज़ यहाँ पर ऑफिशियली बता दी गई है, ठीक है। अब ट्रू है नहीं है वी डू नॉट नो, न्यूज़ में कल आया था कि ट्रू है, अब आज बोला जा रहा है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। सो अब आगे कैसे कैसे चीज़ें होती रहेंगी वो समझ में नहीं आ रहा है, एवरीथिंग इज पॉलिटिकलाइज्ड यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि डॉनबास वाली जो रीजन है, डोनेस्क एंड लुहांस्क वाली जो रीजन है, कि यहाँ पर रशिया की तरफ से ये डिमांड रखी गई है कि पूरा का पूरा रीजन उनके पास यहाँ पर होना चाहिए एंड इवन यूएसए इज ऑल्सो डिमांडिंग कि ये एरिया उनको दे दिया जाए। तो अब जेलेंस्की ने फिगर आउट कर लिया है यूरोपियन यूनियन की मदद से, हमें भी खुद से भी, कि दे वांट इलेक्शंस इन यूक्रेन। बट अभी ये भी पता है हमें कि यूएसए जो है चाहता है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको चेंज कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि डोनेस्क एंड लुहांस्क वाला रीजन जो कि मेजरली अभी रशिया के कंट्रोल में है, अगर पूरा का पूरा वहां चला भी जाता है तो यूएस बीइंग हेजेमनी कि अपनी हेजेमनी को प्रैक्टिस करते हुए भी, प्लस दूसरी चीज को भी अगर हम ध्यान में रखें कि उनका बिजनेस माइंडसेट है, ठीक है। तो जो भी अब डेवलपमेंट होगी ज़ापोरिज़ा पावर प्लांट की एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट, उनकी ऑपरेशनल जितनी भी चीजें होंगी वो रशिया क्या करेगा, उसका एग्रीमेंट यूएसए के साथ कर लेगा, है ना। तो एवरीथिंग इज बिजनेस राइट नाउ। तो बहुत ज्यादा ये मेसी सिचुएशन हो चुकी है। फाइनली क्या होगा क्या नहीं, वो आने वाले टाइम में पता लगेगा। देन आईएनआर फर्दर जो है वो डेप्रिशिएट हो गया है 90.78 के हिसाब से डॉलर, ठीक है। और ज्यादा ये गिरता ही जा रहा है। रीजन क्या है? इंडियन इक्विटीज को अब वापस से बेचा जा रहा है। तो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में 17,821 करोड़ के जो अब एफडीआईज हैं, एफआईआईज बोलते हैं ना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने अपना शेयर बेचा है। देन सेंटर प्रपोजेस टू सेंड बिल दैट सीक्स टू रिप्लेस यूजीसी टू जॉइंट कमेटी। जॉइंट कमेटी के बेसिस पे मैंने आपको कल ये चीज बताई थी कि यूजीसी जो है वो भी एक जॉइंट कमेटी के अंडर ऑपरेट करेगी एंड यूजीसी पहले खुद से ही ऑपरेट किया करती थी। तो अब क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोल है वो बढ़ जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात, यूजीसी सबसे पहले अब क्या है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की बात करती है, ठीक है। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन ही नहीं होगी। प्राइवेटाइजेशन के अलावा भी अगर आप देखो कि जो सरकार है वो ये चाहती है कि जो फंड्स की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, जो फंड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पे अगर जा रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट के बेसिस पे जा रहे हैं, तो वो कहाँ कहाँ पैसा लगेगा उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। तो मतलब सेंटर का रोल जो है इसके अंदर बढ़ गया है। यूजीसी ऑल टुगेदर अपने आप में अल्टीमेट पावर की तरह थी, बट अब उनके ऊपर एक कमेटी बिठा दी गई है। जो पैसा भी इन्वेस्ट कहाँ करना है वो सरकार के थ्रू होकर पता लगेगा। अपॉइंटमेंट्स किस तरीके से होनी है उसके बारे में भी मेजर फर्दर आके सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से जो इंटरफेरेंस है वो काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। एंड इवन की हिंदी की इंक्लूजन की यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि जो बिल टेबल किया गया है यहाँ पर वो भी हिंदी के अंदर लिखा गया है। तो अपोजिशन ने मेजरली यही चीज बोली है कि जो आपने बिल टेबल किया है उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि आप इंपोज कर रहे हैं हिंदी को ओवर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिप्स टू 4.7% इन नवंबर। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो आपका मंथली आता है उसके अकॉर्डिंगली ये चीज पता लग रहा है कि नवंबर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हो गया 4.7%। एंड इसके अंदर रीजन क्या था इसका मेजरली कि जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ गई है। अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो है रिलेटिवली स्टेबल थी, रूरल जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ गई है। तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट हल्का सा यहाँ पर डिक्लाइन या डिक्रीज उसमें होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। एंड वुमेन की पार्टिसिपेशन यहाँ पर दिखी जा रही है कि थोड़ी बहुत बढ़ गई है, एंड दैट टू इन द रूरल एरिया इटसेल्फ, है ना, कि इस वजह से ये चीज बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डिप होता हुआ नजर आ रहा है। तो नंबर्स एंड फिगर्स के ऊपर आपको मंथली इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो एनएसओ जो है हमारा वो कंडक्ट कराता है, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो अब किसके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर यहाँ पर काम कर रहा है एंड उन्होंने सर्वे जो कंडक्ट कराया उसके अकॉर्डिंगली इस मंथ या नवंबर मंथ का जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है वो ये चीज बोल रहा है। जस्ट आपको ट्रेंड नोटिस करना है, एग्जैक्ट नंबर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो जो ईयरली बेसिस पे डेटा आता है उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। देन इंडिया यूएस वेरी क्लोज टू फाइनलाइजिंग इनिशियल फ्रेमवर्क डील। तो अब यूएसए और इंडिया का यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है ना। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है अब फाइनल राउंड ऑफ टॉक्स पे है, ठीक है। अब क्या उसके पीछे डिसीजन लिया जाएगा वो अभी पूरी तरीके से हमें बताया नहीं जा रहा है। एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए यूरोपियन यूनियन हो गया, न्यूजीलैंड हो गया एंड इवन के चिले के साथ जो है वो ये डिस्कशन चल रही है। उसके अलावा ईएयू, ठीक है, इनके साथ भी अभी ये एग्रीमेंट जो है चल रहे हैं, डिफरेंट राउंड्स पे पहुंच चुके हैं। एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहाँ किस तरीके से होता है एंड उसके बेसिस पे हमारा जो ट्रेड है किस तरीके से बूस्ट अप हो सकता है, क्या उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए क्या चीजें आप ऑफर कर रहे हो, सामने वाली कंपनी या कंट्री क्या ऑफर कर रही है, उसके बेसिस पे डिसीजन जो है होगा। बट इंडिया और यूएसए की डील इज वेरी मच इन लाइमलाइट। क्यों? क्योंकि अभी
अभी जो नेक्स्ट न्यूज में भी अगर आप पढ़ोगे ना तो उसके अंदर ये चीज बताई गई है कि जब से ये टैरिफ लगा उसके बाद से इंडिया का जो इंपोर्ट है वो बढ़ गया है, ठीक है, इंपोर्ट भी सॉरी क्या, इंपोर्ट टू यूएसए, यानी कि एक्सपोर्ट जो हम चीजें कर रहे हैं टू यूएसए वो बढ़ चुकी हैं एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है। सो ये बहुत हैरानी वाली बात है, दैट इज ट्रेड डेफिसिट, यस यही वाली न्यूज में बात कर रही थी, फॉल्स टू 6.6 बिलियन इन नवंबर ड्यू टू मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ। तो मर्चेंडाइज सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो कि दिवाली के टाइम पे जनरली हमने ज्यादा इंपोर्ट किया था, गोल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें इवन के, है ना, कि सिल्वर के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, फेस्टिवल सीजन था, ईटीएस जो है उनको ब्लॉक कर दिया गया, यानी कि फिजिकली इतना गोल्ड या इवन सिल्वर भी प्रेजेंट नहीं था। सिल्वर के केस में ज्यादातर ये चीज हुई थी, ठीक है, कि सिल्वर जो है अब फिजिकली इंडिया के पास इतना प्रेजेंट भी नहीं था, वर्ल्ड के अंदर भी इतना ज्यादा अभी इंपोर्ट करना पॉसिबल नहीं था इंडिया के लिए, है ना। तो अब उसकी वजह से इवन की जो इंपोर्ट्स हैं वो धीरे धीरे करके कम हो गए हैं। मर्चेंडाइज हमने इतने इंपोर्ट नहीं किए हैं जितने हमने एक्सपोर्ट किए हैं, एंड यही डेटा आपको यही बताता है कि यूएसए से जब टैरिफ लगने के बाद क्या हुआ है, टैरिफ लगने के बाद से हमारा जो इंपोर्ट, जो यूएसए का इंपोर्ट है, ठीक है, इंडिया की तरफ से वो बढ़ गया है, ठीक है। दैट इज कि टोटल एक्सपोर्ट्स ग्रू 15.5% टू 75 बिलियन डॉलर्स इन नवंबर, व्हाइल द टोटल इंपोर्ट्स स्लिड टू 0.6% टू 80.6 बिलियन डॉलर्स। तो इसके अकॉर्डिंगली जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है ना वो अब 19.4% से बढ़ के 38.1 बिलियन डॉलर्स इन नवंबर हो गया, जिसके अंदर मेजरली जो मर्चेंडाइज सेक्टर है उन्होंने हेल्प किया है, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन इज इनफ एंड रेलेवेंट, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं, ठीक है। सो न्यू जॉब गारंटी प्लान टू बी सप्लाई ड्रिवन, तो मनरेगा के अंदर यहाँ पर चेंजेस लेकर आने की बात की जा रही है। तो मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चेंजेस की बात हो रही है। मनरेगा का सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि नाम चेंज किया जाना है, क्या नाम है कमेंट सेक्शन में मुझे अभी बताना। नाम चेंज किया जाना है, बापू समथिंग था तो आप मुझे बता सकते हैं, है ना। तो नाम चेंज होने के अलावा भी यहाँ पर क्या बात की जा रही है, सबसे पहली बात सप्लाई ड्रिवन यहाँ पे वो कैसे है, ठीक है, कि पहले ऐसा था कि कहीं पे भी किसी भी स्टेट के अंदर अगर डिमांड है तो मनरेगा 100% या 100 डेज की इवन की जॉब की गारंटी आपको प्रोवाइड कर रहा था, है ना। तो वो चीज अब नहीं होगी, अब सप्लाई ड्रिवन के बेसिस पे कि जैसे फेस्टिवल सीजन हो गया, है ना, उस टाइम पे मनरेगा अगर सप्लाई नहीं कर रहा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी कि जो अब मनरेगा के अंदर वर्कर्स हैं वो अगर काम नहीं कर रहे हैं या इवन की अगर फेस्टिवल सीजन है सप्लाई जो है वहां पर बंद कर सकते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी कि अब अगर मनरेगा के अंडर डिमांड है भी तो भी फेस्टिवल सीजन के अंडर अगर फंड्स की एलोकेशन यहाँ पर नहीं की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इवन की स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पर ये चीज को डायरेक्ट किया जाएगा, तो मनरेगा के लिए जो सप्लाई है ऑफ वर्कर्स उसको भी होते हुए भी इवन की जो नौकरी है वो उनको नहीं दी जाएगी। वरना अदरवाइज ये क्या था, 100 डेज की गारंटेड एम्प्लॉयमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा था, उस चीज को यहाँ पर हटा दिया गया है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर ये प्रपोज कर रही है कि जो 100 डेज से इसको 125 डेज पर लेकर आया जा सके, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पर हो रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही पहले पैसा दे रही थी, अब इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका शेयर भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन को इंप्रूव करने की बात की जा रही है, यानी कि पहले तो ये अनस्किल्ड लेबर्स के लिए था बट अब उनको अब मॉडर्न टेक्निक्स किस तरीके से इनोवेशन को अडॉप्ट करना है उसको यहाँ पर आपको बताया जाएगा, इवन कि इफ यू आर एनरोल्ड अंडर मनरेगा। चौथी चीज के मनरेगा के अंदर ना बहुत ज्यादा धांधली इस चीज में देखने को मिली थी कि जो वर्कर्स है उनको जब पंच करना था जियो टैगिंग के बेसिस पे, इवन कि जैसे कि अगर हम भी अटेंडेंस लगाते हैं ऑनलाइन, अगर वो भी लगानी थी उनको तो उन्होंने क्या किया कि किसी और की फोटोग्राफ्स यहाँ पर अपलोड करनी शुरू कर दी थी। तो अब वो कोडिफाइड नहीं था, इस वजह से आप जो आपके एम्प्लॉइज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के तो एम्प्लॉइज ही हुए ना वो, तो मनरेगा वर्कर्स जो हैं अब इस चीज से भाग ना पाए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ठीक है, क्योंकि धांधली ही है एक तरह से, मे बी किस तरीके से कैसे फंड गया कैसे नहीं गया वो नहीं पता है। तो इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पर सरकार ने क्या किया, ठीक है, अब वो मैंडेटरी कर दिया, उसको कोडिफाई कर दिया, यानी कि जो नया रूल है उसके अंदर भी उसको लिख के दिया गया है कि जो अटेंडेंस है बाय ऑनलाइन मीन्स एंड जियो टैगिंग के बेसिस पे वो कंपलसरी कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये नई नई चीजें जो हैं इसको इंक्लूड किया गया है ताकि अब जो फ्री एंड फेयर तरीके से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो सके, ठीक है। तो ये मेजर चेंजेस यहाँ पर प्रपोज किए गए हैं, ठीक। तो ये सारी की सारी यहाँ पर न्यू जॉब गारंटी प्लान सप्लाई ड्रिवन कैसे होगी। देन यूपीएससी के बैचेस 2026 2027 के फाउंडेशन एंड इवन ऑप्शनल्स के आर लाइव नाउ। तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉल भी कर सकते हैं, sleepy.classes@gmail.com पे कोर्सेज की इंक्वायरी कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पे जाकर जो कोर्सेज है उनको चेकआउट भी कर सकते हैं। यूपीपीसीएस का 2026 का जो फाउंडेशन बैच है, प्री एंड मेंस दोनों यहाँ पर कवर हो रहे हैं आपके, वो भी लाइव हो चुका है। तो सेम टोल फ्री नंबर है, सेम ईमेल आईडी है, सेम ही वेबसाइट है। एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज अपने डाउट्स पूछना। टेलीग्राम ग्रुप जो है जहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, प्लीज डाउट्स पूछते रहिए। नॉट ओनली इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कोई और भी न्यूज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। तो फाइनली हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, नई चीजें मैं भी आपसे सीखूंगी, आप भी मुझसे सीख सकते हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू so much.